हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये वीडियो है उस बारे में जो कि अक्सर हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अपनी एमएससी के बाद या बीएससी के बाद हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए या हमें कोचिंग में जाना चाहिए। जब भी प्लेसमेंट्स की बारी आती है कॉलेज प्लेसमेंट की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंडस्ट्री के लिए ऑप्ट करें या कोचिंग के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोचिंग में फ्यूचर नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आएगा, तो वो इस वजह से कोचिंग की साइड जाने से डरते हैं और वो इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं एज अ जॉब सिक्योरिटी या फ्यूचर के सोच के। सो इन बातों में कितनी सच्चाई है और किस लाइन में हमें जाना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें, उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो अगर हम बात करते हैं वर्क कल्चर की, तो दोनों में वर्क कल्चर क्या है। देखो गाइज, इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं, हमने सपोज केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको केमिस्ट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने तक आएगा, जब आपने पहली बार इंटरव्यू दिया इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद आपको इसका केमिस्ट्री का कोई यूज नहीं है इसमें। जितना आप काम अच्छा करोगे उतना ही ज्यादा आप इंडस्ट्री में फिर फर्दर प्रमोट होगे। काम क्या होती है? काम ये होती है कि सपोज आपने किसी फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो अगर वो कोई एपीआई मैन्युफैक्चर करिए, कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर करिए, तो आप वो लैब में आर एंड डी में हो, तो आप लैब में रिएक्शंस लगा के देखते हो कि आपकी प्रोडक्ट कैसी जा रही है, प्लांट पे कितना यील्ड देगी, ये सब चीज़ें आप देखते हो आर एंड डी में। अगर आप क्यूसी में हो तो आप इन्हीं मेडिसिन की टेस्टिंग करते हो, तो आप एचपीएलसी चलाते हो, जीसी चलाते हो, एनएमआर चलाते हो, ये सारी चीज़ें आप क्यूसी में करते हो। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में हो तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो कि जो भी आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका डेटा कितना है, कहाँ कितनी वो प्योरिटी में पास है, ये सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड आपको क्यूए में मिलता है। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आप इनके मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी कंपनी में आप हो, वो जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो। तो बेसिकली ये काम हो गया आपका इंडस्ट्री का। और जैसे कि आप कोचिंग में हो, तो आप अगर आप जेई को पढ़ाते हो, नीट को पढ़ाते हो, तो वो तो आपकी इंडिविजुअल जिस कोर्स को आप पढ़ाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पढ़ाना होता है। बिसाइड दिस कोचिंग में और भी आप जॉब फैकल्टी अगर आप इनिशियली स्टार्ट करोगे तो वो आपको सीधा फैकल्टी मेंबर ही नहीं बनाते, वो पहले आपको डाउट सॉल्विंग में रखेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट में आपकी नॉलेज देखेंगे, फिर आपको ट्रेन करेंगे कि धीरे धीरे आप बच्चों की क्लास कैसे लो, उन्हें पढ़ाओ कैसे, और फिर धीरे धीरे आप एक लेक्चर फैकल्टी कोचिंग में बनोगे, तो आफ्टर 1-2 ईयर्स। सो ये बात हो गई वर्क की, इंडस्ट्री वर्सेस कोचिंग में। अब बात करते हैं ग्रोथ की, कि ग्रोथ किस में कितनी है। देखो गाइस, इंडस्ट्री में जब आपने ज्वाइन किया, तो आप ज्वाइन करोगे इंडस्ट्री में, तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आपकी हर साल लगभग 10% की हाइक लगेगी और आप इस तरह से प्रमोट होगे। 2-3 ईयर्स पे आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, काम आपका सिमिलर रहेगा, बस आपकी एक डेजिग्नेशन बढ़ती चली जाएगी। सेम चीज़ अगर आप कोचिंग में हो, तो आप अगर आपने पढ़ाना है, अभी आप डाउट फैकल्टी से स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपको लेक्चर फैकल्टी मिलेगी, आप हो सकता है अपने कोचिंग में डिपार्टमेंट हेड बन जाओ और आप सब कुछ वो करो, असिस्ट करो, फिर धीरे धीरे इस तरह से आप उसमें भी प्रमोट हो गए। तो ग्रोथ वाइज आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस अकॉर्डिंग उसके में ग्रोथ होती है। फिर अगर आप सैलरी की बात करो, तो देखो, जब हम इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक बेसिक सैलरी, जो मैं एक एमएससी ग्रेजुएट को बता रही हूँ, वो रेंज करती है 16,000 टू 40,000 की आपकी इंडस्ट्री में इनिशियल सैलरी है। जिस इंडस्ट्री में हाँ आपको उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी वगैरह दे गिव 40,000, वाइल सम इंडस्ट्री विच इज ए न्यू वन दे गिव 16,000 टू 35,000 40,000, इतनी आपकी सैलरी सीटीसी रेंज करती है। मीन्स आपको इतनी सीटीसी है, इसका 83 और 84% आपको लगभग इन हैंड सैलरी में मिलेगा। लगभग आपकी अगर 40,000 सैलरी है तो आपको 32,000 इन हैंड मिलेगा। वाइल अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करा है, तो आपकी जो इनिशियल पेमेंट होगी है वो 40,000 तो होती है, 40 to 50 या फिर 30 to 50 आप मान के चलो कि इतनी आपकी इनिशियल सैलरी है। इसके बाद हर साल आप प्रमोट हो गए, तो 2-3 सालों में आपकी ग्रोथ जो है, प्रमोट होते होते आपकी फिर 50 से 70 होगी, 80 होगी, लाख। मतलब अगर आप आज से 5 साल का स्ट्रक्चर देखोगे सैलरी का, तो इंडस्ट्री में आपकी अगर जॉब 35 पे लगी है, तो पर ईयर आपकी 10% हाइक लगेगी। तो आपकी 35 है, फिर 40 होगी, 50 होगी, फर्दर 70 होगी। बट और कोचिंग में इस परसेंटेज का कुछ रोल नहीं है। आपने आज 50 पे शुरू किया है, फिर आप वो बनोगे, प्रमोट होगा, लेक्चर फैकल्टी बनोगे, आपकी 70 जाएगी, 90 जाएगी, 1 लाख जाएगी। तो अगर आप 5 सालों का सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे इंडस्ट्री वर्सेस कोचिंग का, तो कोचिंग में वो स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा मिलेगा। इंडस्ट्री में सैलरी अगर आपकी 5 साल, आपने 30,000 से शुरू किया, तो आपकी 5 सालों के बाद वो जाएगी 60,000 एट मैक्स। बट कोचिंग में यही सैलरी आपकी 1 लाख पहुंच जाएगी अगर आपने किसी अच्छी कोचिंग से स्टार्ट किया है और किसी अच्छी कोचिंग में हो तो दिस salary wise is a disadvantage which I feel in industry because they have very less salary as compared to coaching. Beside this, जो भी आपको इंडस्ट्री में सपोज मैंने कहा 60,000, तो वो आपकी सीटीसी होती है। इसका 83 या 84% आपको
डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। 80 to 83% आपको लगभग इन हैंड मिलता है। तो सपोज आपकी 60,000 सैलरी है तो आपको लगभग इन हैंड 48 टैक्स वैक्स डिडक्शन के बाद इतना मिलेगा। बट कोचिंग में एज सच टैक्स डिडक्शन कुछ नहीं होता। अगर आप बड़े कोचिंग में हो तो आप टैक्स पे कर भी रहे हो, वरना तो अगर आपने खुद की कोचिंग खोल रखी है या आप किसी लोकल कोचिंग में हो तो टैक्स तो डिडक्शन आपका टैक्स इनकम टैक्स को अगर छोड़ दो तो बाकी कुछ भी नहीं कटता। बाकी आपके पीएफ डिडक्शन कोई भी डिडक्शन नहीं होता। तो जितनी आपकी सीटीसी है उतनी आपकी सैलरी है। सपोज हमने 40,000 शुरू किया तो हमारा सैलरी इस टैक्सेबल रेंज में नहीं है, तो आपको ये 40,000 पूरे इन हैंड मिलेंगे। मे बी वो 10,000 या 15,000 या कुछ भी डिडक्ट करें फॉर देयर सेफ्टी, कि आप अगर साल के इतने साल हमारे यहाँ 1 साल काम करोगे तो हम आपको ये फिर डिडक्टेड अमाउंट वापस कर देंगे। दैट इज सिमिलर टू बॉन्ड। अगर कोचिंग में बॉन्ड है कि 2 साल आपको के पहले आप छोड़ नहीं सकते, तो दैट इज सिमिलर टू बॉन्ड कि आपको 2 साल छोड़ने के पहले आपको 50,000 देने पड़ेंगे। तो सेम चीज़ वो क्या करते हैं आजकल कोचिंग की, वो आपकी सैलरी पर मंथ 10,000 डिडक्ट करती है और फिर आपको साल के एंड में वापस कर देती है। तो दैट इज सिमिलर टू बॉन्ड। उनका अलग अलग तरीका है, कोई बॉन्ड साइन करवाती है, कोई पैसे डिडक्ट कर लेती है। छोड़ना आपको 2 साल के पहले तो आपके पैसे जाएंगे अगर किसी कोचिंग में बॉन्ड है या सैलरी डिडक्शन है तो। बिसाइड दिस अगर आपकी 40,000 सैलरी है कोचिंग में तो आपको इन हैंड 36 37 मिल जाएंगे। 2-3 हज़ार अगर कुछ उन्होंने कट किया तो। लेकिन अगर आपकी 40,000 सीटीसी है इंडस्ट्री में तो आपको लगभग 32 के अराउंड मिलेगा। तो सैलरी इन हैंड सैलरी का भी फर्क आता है। और अगर आप सैलरी वाइज देखोगे तो इन कोचिंग इज मोर प्रॉमिसिंग इन दैट कंपैरिजन कि कोचिंग में सैलरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। क्योंकि लाख रुपए पहुंचने के लिए आई गेस इंडस्ट्री में आपको 5-6-7-8 साल तो लगेंगे, जबकि आपको कोचिंग में सैलरी लाख रुपए इजीली आपका 3-4 सालों में हो जाएगा। तो सैलरी वाइज कोचिंग हैज़ अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सी गाइस, लोगों को ऐसा मिथ है कि इंडस्ट्री में फ्यूचर है, बल्कि कोचिंग में फ्यूचर नहीं है। हमें आज कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच है? तो किसी एक पॉइंट तक दिस इज ट्रू कि कोचिंग में आप कहते हो कि एक्सपीरियंस काम नहीं आता। बट अगर आप कोचिंग में हो, अगर आप कल को किसी दूसरी कोचिंग में जाओगे तो आप किसी दूसरी कोचिंग में गए तो वहाँ पे आपके पिछली कोचिंग का 2 साल एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं कोचिंग से किसी इंडस्ट्री में स्विच कर लूँ तो आपका 2 साल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के लिए यू आर अ फ्रेशर। सो अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस की बात करोगे तो वो कोचिंग में भी होगा और इंडस्ट्री में भी होगा। अगर आप इंडस्ट्री में 2 साल लगा लो और आप कोचिंग में जाओ तो आपका वो 2 साल एक्सपीरियंस कोचिंग में भी काम नहीं आएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर टू कोचिंग। इसलिए अगर मैं कहूँगी कि अगर आप एक्सपीरियंस वाइज ऐसी बात करो तो एक्सपीरियंस वाइज ये है कि अगर आप सेम फील्ड में हो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप फील्ड चेंज करोगे वो एक्सपीरियंस इस काउंट नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस काम नहीं आता या कोचिंग का में कोई फ्यूचर नहीं। अगर आपने 4 साल कोचिंग को दिया, अगर आप किसी 5वें कोचिंग में जाओगे तो वो देखेंगे कि हाँ आपने 4 साल आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेके 4 साल जाओगे उनके पास तो यू आर देयर एज अ फ्रेशर। वो आपका काम नहीं आएगा कि आपने इंडस्ट्री में करा है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस काम नहीं आता। रोज ये है। और एक इंडस्ट्री में ये है कि जॉब सिक्योरिटी, जॉब कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है कोचिंग में। गाइस आजकल प्राइवेट जॉब में तो जॉब सिक्योरिटी किसी भी फील्ड में नहीं है। देखो अमेजोन से, ट्विटर से, सबसे लोगों को बंदे को ले ऑफ हो रही है हर जगह। सो जो भी कंपनी हम ये देखते हैं कि हमारे लिए अच्छी है वो भी ले ऑफ कर रही है। बायजू हो गई, अमेजोन हो गई, ट्विटर हो गई, हर कोई ले ऑफ कर रही है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब में इस तरह की जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी है कोचिंग में नहीं है, तो दैट इज़ नॉट द केस। प्राइवेट लाइफ में कहीं भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप कल हो इंडस्ट्री में, कल परसों आपको निकाल देंगे। और सिमिलर चीज़ कोचिंग में भी है, अगर आप आज हो कल आपको निकाल देंगे। तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं ना कि कोचिंग में नहीं है, मैं क्या करूँगा आज से 5 साल बाद, मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में आपको जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन एक यहाँ पे माइनस पॉइंट कोचिंग का ये है कि एज कम्पेयर टू कोचिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है, ले ऑफ के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कोचिंग का कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू कोचिंग ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि दोनों जगह ही आपको एकदम श्योरिटी है कि आप वहीं रहोगे या कुछ भी। हर जगह प्राइवेट लाइफ में इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। वहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि कोचिंग में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी एक मुझे इंडस्ट्री की डिमेरिट ये लगती है अब कोचिंग की, आपकी हेल्थ इश्यूज़ है। आप किसी इंडस्ट्री में हो, फार्मा में हो, वहाँ पे गैसेस यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो देर आर मेनी हेल्थ इश्यूज़ देयर। बट ये चीज़ आपको कोचिंग में फेस नहीं करनी पड़ेगी। दे आर नो सच हेल्थ इश्यूज़। तो मुझे एक माइनस पॉइंट अपने हेल्थ वाइज ये लगता है, इंडस्ट्रीज हैव मोर हेल्थ इश्यूज़ दैन कोचिंग। तो मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं फिट ही नहीं रहूँगी तो मैं क्या ही काम करूँगी।
दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एक माइनस पॉइंट इंडस्ट्री का सबसे मेजर माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि दे हैव मिनिमम हेल्थ इशूज़। लेकिन अगर आप क्यूए में हो, क्यूसी में हो इंडस्ट्री में, तो आपको इतनी हेल्थ इशूज़ नहीं है। मैं आरएनडी में थी इसलिए मुझे लगता था कि मुझे हेल्थ इशूज़ है, बट क्यूए क्यूसी में इतनी नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलता है या आपने डिपार्टमेंट कौन सा चूज़ करा है, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो हेल्थ इश्यूज़ वाली बात वहाँ पे आती है। एक प्रोज इंडस्ट्री में ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कल को अगर आपने एमबीए करना है तो वो अगर आप इंडस्ट्री में हो तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में 4 साल लगाए। बट अगर आप किसी कोचिंग का में जाओ पढ़ा रहे हो और अगर आपके पास प्रॉपर उस कोचिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका वो काउंट नहीं होगा। तो दैट इज़ द डिमेरिट कि अगर आप फर्दर सोच रहे हो कि मैं कुछ और करूँ, मैं एमबीए करूँ, मैं एमएस करूँ या कुछ और डिग्री करूँ, तो फिर मैं कहूँगी कि आप इंडस्ट्री लाइन में रहो, क्योंकि फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आप अगर उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। बट कोचिंग वाले जनरली, हमें पता नहीं, मुझे नहीं पता वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। तो अगर वो सर्टिफिकेट है मे बी, तो वो एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस जुड़ता है। बट अगर आपके पास किसी कोचिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, विच आई फील इज अ डिमेरिट। इफ यू वांट टू डू एमबीए इन फ्यूचर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, देन इट बेटर दैट यू आर इन इंडस्ट्री, यू चूज इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप एमबीए करोगे तो वहाँ पे आपका वर्क एक्स लगाना होगा, और वर्क एक्स में वो हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल में आप इंडस्ट्री का रेफरेंस दे सकते हो, या केमिकल्स में आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, तो वो आपकी एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। बट कोचिंग वाले रेफरेंस को वो काउंट नहीं करेंगे अगर आप प्रॉपर किसी बड़े कोचिंग से नहीं हो और आपके पास प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो तब आपको एक डिमेरिट होगी कि आपको अपने गैप ईयर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इंटरव्यू में कि आपने क्या किया इतने साल। तो आप वहाँ पे बताओगे कि आप कोचिंग में थे, पर अगर आप उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर यू। तो एक ड्रॉबैक कोचिंग का ये है कि फर्दर अगर आपको अपना फील्ड स्विच करना है, देन यू शुड बी इन इंडस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं अगर एक्सपीरियंस की, तो दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का ऐसा कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाने में काफ़ी अच्छे हैं, आपकी चीज़ों पे, सब्जेक्ट पे ग्राफ्स है, केमिस्ट्री पे ग्राफ है, देन यू शुड गो फॉर कोचिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे अर्निंग का चांस है। आप जितना अच्छा आपका सब्जेक्ट है उतना अच्छा आप अर्न कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि देखो भाई, हमें पता है, हम खुद से ऑनेस्ट हैं, हमें पता है कि हम चीज़ों को कितना अच्छा ग्रास्प कर पाते हैं या दूसरों को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये सब कुछ हमें पता है। हमें किसी को बताने की या किसी से स्टैम्प लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ या मुझे पढ़ाने का बहुत वो है। आपको खुद से पता है कि आप कैसा पढ़ाते हैं, आपके सब्जेक्ट पे कमांड कैसी है, आपको कितना चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपको पता है। तो उस बेस पे आप डिसाइड करो कि अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, देन आई विल सजेस्ट दैट यू ऑप्ट फॉर कोचिंग, बिकॉज कोचिंग हैज़ मोर बेटर सैलरी फॉर योर सब्जेक्ट दैन इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री में हैं, चाहे जितना भी अच्छा आपको केमिस्ट्री आता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सिर्फ इनिशियली आप वहाँ पे एक एंट्री लोगे, उसके बाद सारा कुछ आपकी काम पे ही डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस पिछले इंडस्ट्री में आप क्या काम करके आए और उस इंडस्ट्री में आपने क्या काम किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री से काम बढ़ेगा, तो नो, कोई भी काम फिर आगे केमिस्ट्री का नहीं है। दे और डेटा डिमांडिंग। अगर आप एनएमआर चला रहे हो तो क्यूसी में हो तो वहाँ पे वो काम है। जितना ज़्यादा आप कंपनी के लिए फिर डेडिकेटेड हो, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। सो ये वहाँ पे ये ड्रॉबैक है। और अगर आप कोचिंग में हो, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, आपको लगता है कि आप दूसरों को चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फिर आपके लिए कोचिंग लाइन बेटर है, बिकॉज दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू अर्न। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, आप दूसरों को अच्छे एक्सप्लेन करते हो, सब्जेक्ट ग्राफ्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर कोचिंग। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऊपर से पढ़ लेता हूँ या मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन आई विल सजेस्ट यू गो फॉर इंडस्ट्री। बिकॉज इंडस्ट्री में आपको ये है कि अगर आपको केमिस्ट्री में कमांड नहीं भी है तो धीरे धीरे आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड होकर अपनी हाइक उस अकॉर्डिंग ले लोगे। इनिशियली आपने बस इंटरव्यू क्लियर करना है, और एक बार आपने इंडस्ट्री में इंटर कर लिया, फिर धीरे धीरे आप अपना सब्जेक्ट, अपने काम को लेके उस पर डेडिकेटेड होकर आप उसमें ग्रोथ कर लोगे। बट आप अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, अगर आपका कोर्स ही अच्छा नहीं है, तो फिर आपको कोचिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोचिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। और अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड ज्वाइन इंडस्ट्री इन दैट केस। क्योंकि फिर फर्दर आप अगर ये एक्सपीरियंस लेके आप एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, और अपने काम में डेडिकेटेड होकर आप वहाँ पे हाइक वो कर सकते हो, हाइक ले सकते हो। तो इसलिए जिनका केमिस्ट्री अच्छा है, आई सजेस्ट दे गो फॉर कोचिंग, और जिनका नहीं है दे गो फॉर इंडस्ट्री। अब पीएचडी वगैरह की बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ कि आपको पीएचडी में जाना चाहिए या कुछ केमिस्ट्री अच्छी है, तो मैं जस्ट कोचिंग और इंडस्ट्री कंपेयर कर रही हूँ। ये दिस इज माई ओपिनियन। कोचिंग और इंडस्ट्री विच हैज़ बेटर फ्यूचर। देखो गाइज, फ्यूचर की बात करें तो दोनों जगह ही मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी है। अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कल को आपकी जॉब है, या प्राइवेट लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने पहले कहा है। तो
अगर आप कोचिंग को एज अ फ्यूचर देखते हो कि कोचिंग में आगे 4 साल के बाद कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जेई और नीट बच्चे पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। ना ही जेई नीट बंद होगा, ना ही कोई नेट के लिए पढ़ना छोड़ेगा, ना ही कोई जैम के लिए पढ़ना छोड़ेगा। स्टूडेंट पहले तो ऐसे था कि हम अपने 12th के बाद सोचते थे कि हाँ हमें करना क्या है, लेट्स टेक एडमिशन इन जेई कोचिंग और नीट कोचिंग। बट अब तो बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को 6 से 7 से कोचिंग में डाल रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर जेई, प्रिपेयर फॉर नीट, प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। सो कोचिंग कभी बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आज कोई कोचिंग है कल वो बंद होगी या जेई और नीट के लिए बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। तो अगर आप ये सोच के कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो कि वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तो आई सजेस्ट दैट इज नॉट द केस। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। ये जेई और नीट हमेशा ही रहेगा। हाँ, अगर आप बात करते हो कि आज से 10 साल बाद मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कोचिंग में कि दे हायर यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स को लेते हैं जिनका सब्जेक्ट पे कमांड भी है, जिन्हें डेली टू डेली अपडेट भी है। तो अगर आपका 10 साल हो गया, फिर एक चांसेस आपके लिए थोड़े ग्रो करने के कम हो जाते हैं, क्योंकि दे प्रेफर टू हायर यंगस्टर्स, क्योंकि उनके पास यंग नॉलेज है, यंग माइंड है, फ्रेश माइंड है। तो तब आपको एक ड्रॉबैक आती है कि 10 साल के बाद आप क्या क्या वहाँ पे होगे। तो गाइज मुझे लगता है कि 10 साल अगर आपने किसी अच्छी कोचिंग में, आप किसी अच्छी कोचिंग की फैकल्टी, एक्स फैकल्टी रहो, तो आप फिर खुद का कोचिंग खोल सकते हो, अपने आप आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते हो जो आपके गली में हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी बड़ी कोचिंग में जाना। और जिस तरह से बच्चों की कोचिंग पढ़ने का रेशियो बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपके पास शॉर्टेज ऑफ वर्क होगा इन कोचिंग, कि आपको कभी काम नहीं मिला। जैसे इन, क्योंकि इतनी सारी कोचिंग खुल चुकी है, आप कल को इसमें हो, फर्दर यू कैन स्विच। तो अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 20 ईयर्स तो आप आराम से ही कोचिंग में अपना स्पेंड कर सकते हो। और उसके बाद यू कैन ओपन योर ओन कोचिंग विद द मनी दैट यू आर अर्निंग। तो आप जो भी कोचिंग से पैसे कर रहे हो, उससे आप अपनी खुद की कोचिंग या किसी एडटेक को ज्वाइन कर लिया, ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। किसी के डाउट फैकल्टी या फैकल्टी हेड बने। तो ऐसा नहीं मुझे लगता है कि कोचिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, या कोचिंग में आज से 10 साल के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई डोंट फील सो, बिकॉज आई फील दैट जेई एंड नीट कोचिंग विल रिमेन फॉर एवर, नेट कोचिंग विल रिमेन, जैम कोचिंग विल रिमेन, एवरीथिंग विल रिमेन फॉर एवर इन केमिस्ट्री। हर कोई कोर्स कर ही रहा है। और लोगों की स्ट्रेंथ इस तरह से कोचिंग के लिए बढ़ रही है ना, कि जो कोर्स पहले लोग बिना कोचिंग करते थे, आज उसके लिए भी कोचिंग बन चुके हैं। हर एक चीज़ लोग बीएससी में, एमएससी में, जिसका हम सोचते भी नहीं है कि इस एंट्रेंस के लिए कोचिंग लेना है, तो हर एंट्रेंस के लिए कोचिंग बन रहा है। तो आई डोंट फील कि कोचिंग में फ्यूचर नहीं है। बात करें इंडस्ट्री की, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री में ये है कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, आप इधर से उधर स्विच कर सकते हो। पर गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सैलरी हाइक बहुत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कि इंडस्ट्री में भी अगर आप आज इस इंडस्ट्री में हो, तो कल आप उस इंडस्ट्री में जाओ तो आपकी सैलरी बिल्कुल ट्रिपल हो जाएगी। दैट इज़ नॉट एन आईटी कंपनी कि आपको तुरंत से ऐसी सैलरी बढ़ जाएगी। और इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है कि सैलरी वाइज ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ बहुत स्लो है। आज से 15 साल के बाद आपकी सैलरी 1 लाख पहुंचेगी, और फिर उसके बाद आप फर्दर हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 लाख 15 साल के बाद कमा रहे हो, तो उससे बेटर तो ये है कि हम कोचिंग में काम करें। हमारी वहाँ पे 10 साल में 2-3 लाख सैलरी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं अपना कोचिंग छोड़ दूंगा। तो अगर किसी को स्लो पेस पसंद है, किसी को एंड तक जाना है, तो दैट दे कैन गो टू इंडस्ट्री। वहाँ पे ये है कि आप 58 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक आप उस इंडस्ट्री में हो। अगर कुछ ऐसी नहीं हुई, तो आप वहाँ पे एक अच्छा लंबा टाइम बिता लोगे। दैट इज शॉर्टेज विद कोचिंग। बट मनी वाइज अगर आप देखोगे, तो कोचिंग हैज़ मोर बेटर अपॉर्चुनिटी दैन इंडस्ट्री। और मैं अब भी यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग केमिस्ट्री में अच्छे हैं, दे शुड गो फॉर कोचिंग। और जो लोग सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, बट वो सोचते हैं कि मैं काम में डेडिकेट होकर फर्दर अच्छा कर लूँगा, तो दे शुड गो फॉर इंडस्ट्री। बस यही है। और फिर 10 साल बाद मैंने बताया ही, जैसे कि आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कोचिंग में फिर खुद की कोचिंग खोलो, या फिर आप कहीं और पढ़ा सकते हो। कोई डॉट सॉल्विंग खोल लिया किसी स्कूल में। अगर आप कोचिंग हो, तो साथ साथ आप अपनी बीएड कंप्लीट कर लो, ताकि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर पाओ, गवर्नमेंट टीचर में अप्लाई कर लो। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप कोचिंग के साथ साथ अपनी बीएड कंप्लीट करो, और फिर आप उसके बाद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाओ, या आप साथ साथ पीएचडी कर लो, तो आप फिर टीचर में लग सकते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में या कोचिंग में। तो कोचिंग में फिर यही है कि आप धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर हमेशा ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कल को मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। आई डोंट फील सो। अगर आपको एमबीए वगैरह या एमएस करनी है, देन आई विल सजेस्ट दैट यू गो फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड मोर दैन एंड कोचिंग। तो अगर आपको एमबीए, एमएस या फर्दर करियर स्विच करना है, तो तब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इंडस्ट्री में जाओ। और अगर आपको एक स्लो पेस पे स्टेबिलिटी चाहिए, कि ठीक है मुझे 20-25-50 हज़ार मिले, मनी माइंडेड नहीं हूँ इतना, मुझे अगर 20 हज़ार भी मिल रहा है, पर कंसिस्टेंटली मुझे मिलते रहे, तो दैट टाइम आपको फिर इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अगर आपके लिए मनी इतनी बड़ी वो नहीं है, और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री अपने काम में बेटर कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर पहुंच सकते हैं, देन दैट फॉर दैट यू शुड गो टू इंडस्ट्री, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंसी, यू कैन मूव अहेड इन स्लो पेस।
उस केस में आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अच्छे हो, आपका मनी ओरिएंटेड है कि आप मुझे पैसा कमाना है, फिर मैं खुद का कुछ बिजनेस खोलूंगा, तो इस केस में आपको कोचिंग में जाना चाहिए। तो जैसे भी आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू गो टू इंडस्ट्री और कोचिंग। बस इतना ही है। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।